बात 2007 की है। भारत टी20 वर्ल्ड कप जीत रहा था, पर उस जीत के साथ भारत को एक ऐसा खिलाड़ी भी मिल रहा था जो आगे चल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से लाखों हिंदुस्तानियों का चहेता बनने वाला था। नाम यूसुफ पठान। एक ऐसा बल्लेबाज जिसके मैदान पर उतरते ही क्रिकेट के चाहने वाले उत्साहित हो जाते कि अब कुछ असाधारण देखने को मिलेगा। लंबे लंबे छक्के, गेंदबाजों पर टूट पड़ना और फिर मैच का रुख बदल देना। पर करीब 2 दशक के बाद यह है साल 2026। यूसुफ क्रिकेट नहीं, राजनीति और एक कोर्ट केस की वजह से गूगल सर्च का हिस्सा है। गुजरात से जुड़ा 20 करोड़ रुपए की जमीन का एक मामला है। यूसुफ पर आरोप है कि वे इसे कब्जा किए हुए हैं। दूसरा मामला है उनकी पार्टी को लेकर। 2024 में चुनाव जीते ममता बनर्जी की पार्टी से, पर अब उनके विरोधी बीजेपी की छत्र छाया में चले गए। महुआ मोइत्रा ने उन्हें सलाह दी है कि थोड़ी तो रीढ़ की हड्डी मजबूत रखते, ठीक तभी जब उनके जमीन का मामला तूल पकड़ रहा है। क्या ये महज संयोग है या किसी तरह का प्रयोग? आज इसी की बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। कहानी शुरू होती है गुजरात के वडोदरा से। यूसुफ पठान का जन्म 1982 में एक साधारण गुजराती पठान परिवार में हुआ था। उनके पिता मस्जिद में मुअज्जिन थे। परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन घर में मेहनत और अनुशासन की कमी नहीं थी। यूसुफ और उनके छोटे भाई इरफान पठान दोनों को क्रिकेट से प्यार था। दोनों भाई वडोदरा के मैदानों में घंटों पसीना बहाते थे। दिलचस्प बात यह है कि पहले इरफान पठान यानी छोटे भाई स्टार बने। कम उम्र में भारतीय टीम में पहुंचे, टेस्ट क्रिकेट खेला, देश भर में लोकप्रिय हुए, लेकिन यूसुफ ने हार नहीं मानी। उनके कोच बलविंदर सिंह संधू को हमेशा भरोसा था कि ये खिलाड़ी एक दिन भारत के लिए बड़ा मंच जरूर हासिल करेगा। और फिर साल 2007 आया। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल। यूसुफ पठान को सीधे फाइनल मुकाबले में डेब्यू का मौका मिलता, क्योंकि दूसरे ओपनर वीरेंद्र सहवाग चोटिल हो गए थे। सोचिए, एक खिलाड़ी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच और वो भी वर्ल्ड कप फाइनल। भारत वो मुकाबला जीत गया और यूसुफ पठान अपने पहले मैच में चैंपियन बनकर उभरे। इसके बाद उनकी पहचान बनी एक ऐसे बल्लेबाज की जो मैच को कुछ ही ओवरों में पलट सकता था। 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। फिर आया उनका सबसे चर्चित दौर, कोलकाता नाइट राइडर्स। यूसुफ पठान और केकेआर का रिश्ता सिर्फ क्रिकेट का रिश्ता नहीं था। कोलकाता के दर्शकों ने उन्हें अपना खिलाड़ी मान लिया था। 2011 में केकेआर ने उन्हें करीब 9.66 करोड़ रुपए में खरीदा। उस समय ये बड़ी रकम मानी जाती थी। यूसुफ ने भरोसा भी लौटाया। 2012 और 2014 में केकेआर को आईपीएल चैंपियन बनाने वाली टीम का वो हिस्सा रहे। लेकिन जिस पारी ने उन्हें क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक अलग दर्जा दिया, वो थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेली गई 37 गेंदों की शतकीय पारी। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे गेंदबाज नहीं बल्कि यूसुफ पठान खेल की रफ्तार तय कर रहे हों। वो उन खिलाड़ियों में थे जिनके मैदान पर आते ही टीवी चैनलों की टीआरपी बढ़ जाती थी। 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा बनना उनके करियर का एक और बड़ा मुकाम था। हालांकि वो कभी विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या युवराज सिंह जैसी सुपरस्टार वाली कैटेगरी में नहीं पहुंचे, लेकिन भारतीय क्रिकेट का कोई भी प्रशंसक यूसुफ पठान को भूल नहीं सकता। 2021 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्होंने शांत जीवन चुना। वडोदरा स्थित अपने फार्म हाउस में घोड़े, पक्षी और दूसरे जानवर पालना उन्हें पसंद था। राजनीति से उनका कोई सीधा रिश्ता दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एंट्री हुई बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अलग तरह की लड़ाई चल रही थी। ये सिर्फ भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी, ये ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच भी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत टूट चुकी थी। तृणमूल कांग्रेस का आरोप था कि अधीर रंजन चौधरी समझौते में सबसे बड़ी बाधा बने। दूसरी तरफ अधीर लगातार ममता सरकार की आलोचना कर रहे थे। बहरामपुर सीट इस टकराव का केंद्र थी। ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। 1999 से अधीर रंजन चौधरी लगातार यहां से चुनाव जीत रहे थे। 2024 में भी अधिकांश लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस फिर वही उम्मीदवार उतारेगी और मुकाबला अधीर के इर्द गिर्द रहेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा दांव चला जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को मात देने के लिए मैदान में उतारा यूसुफ पठान को बहरामपुर से उम्मीदवार बनाकर। एक गुजराती जो बंगाली नहीं बोलता, जिसका इलाके से कोई पुराना रिश्ता नहीं, जिसने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा। पहली नजर में ये फैसला जोखिम भरा लग रहा था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का गणित अलग था। बहरामपुर में मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। यूसुफ पठान एक राष्ट्रीय चेहरा थे। क्रिकेट की दुनिया में उनकी साफ सुथरी छवि थी और सबसे बड़ी बात ये कि वो अधीर रंजन चौधरी के मुकाबले एक नया फ्रेश चेहरा थे।
2019 में अधीर रंजन चौधरी का वोट शेयर पहले ही कम हुआ था। 2021 के विधानसभा चुनाव में बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस मजबूत होकर उभरी थी, यानी जमीन धीरे धीरे खिसक रही थी। तृणमूल को सिर्फ अब एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो चुनाव को चर्चा का विषय बना सके। यूसुफ पठान वही चेहरा साबित हुए। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें बाहरी उम्मीदवार कहा गया, उनकी भाषा और स्थानीय जुड़ाव पर सवाल उठे, लेकिन उनकी लोकप्रियता और तृणमूल की संगठनात्मक ताकत ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया। जब नतीजे आए तो सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा। यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया था। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये ममता बनर्जी की रणनीतिक जीत थी और कांग्रेस के एक मजबूत किले का पतन भी। साथ ही ममता बनर्जी वर्सेस अधीर रंजन चौधरी की जो पुरानी लड़ाई चली आ रही थी, वहां भी ममता बनर्जी ने स्कोर सेटल कर लिया था। सांसद बनने के बाद यूसुफ पठान की छवि शांत रही। वो उन नेताओं में नहीं थे जो रोज टीवी डिबेट्स में दिखाई देते हों या फिर हर राजनीतिक मुद्दे पर बयान देते हों, लेकिन राजनीति में खामोशी हमेशा सुरक्षा कवच नहीं बनती। 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारने के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बड़े संकटों में एक का सामना कर रही है। हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। बगावत की खबरें हैं, लगातार अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान आ रहे हैं। कई सांसदों और विधायकों के अलग रुख अपनाने की चर्चा शुरू हुई थी उस वक्त। फिर दावा हुआ कि लोकसभा में पार्टी के कुछ सांसद अलग समूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एनडीए को समर्थन देने पर विचार कर रहे हैं। ये तब की बात है। इसी दौरान यूसुफ पठान का नाम भी अचानक राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि अमित शाह ने यूसुफ पठान को बुलाया है। इसके बाद पार्टी के भीतर उनके प्रति संदेह और बढ़ गया। सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई महुआ मोइत्रा की ओर से। महुआ ने सोशल मीडिया पर सीधे यूसुफ पठान को निशाना बनाते हुए लिखा कि उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेला है, उन्हें थोड़ा साहस दिखाना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि जिस जिले ने उन्हें भारी मतों से जिताया उसके प्रति उनकी जवाबदेही है और उन्हें शर्म तथा हिम्मत दोनों दिखानी चाहिए। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था। याद कीजिए, यही महुआ मोइत्रा थी जिन्होंने 2024 के चुनाव में बहरामपुर में यूसुफ पठान के लिए खुलकर प्रचार किया था। जिस उम्मीदवार को ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गज को हराने के लिए चुना था, वही उम्मीदवार अब पार्टी के भीतर सवालों के घेरे में था। यूसुफ पठान ने इन आरोपों का सार्वजनिक तौर पर वैसा जवाब नहीं दिया जैसा उनके विरोधी चाहते थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक सवाल लगातार गूंज रहा था, क्या ममता बनर्जी का सबसे सफल राजनीतिक प्रयोग अब उनके लिए नई परेशानी बनता जा रहा है। और ठीक इसी बीच गुजरात से एक पुरानी फाइल फिर खुल गई। वडोदरा के तंदलजा इलाके में स्थित टाउन प्लानिंग स्कीम 22 का प्लॉट नंबर 90 978 वर्ग मीटर का यह भूखंड पिछले 14 साल से विवादों में है, लेकिन 2026 में यह मामला अचानक फिर सुर्खियों में आ गया क्योंकि वडोदरा नगर निगम ने इस जमीन की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस विवाद की शुरुआत 2012 में हुई थी। तब यूसुफ पठान ने वडोदरा नगर निगम से इस जमीन को 99 साल की लीज पर देने की मांग की थी। नगर निगम की स्थायी समिति और जनरल बोर्ड ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। तय किया गया कि उन्हें यह जमीन लगभग 57,270 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दी जाएगी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, जमीन के आवंटन के लिए कोई सार्वजनिक नीलामी नहीं कराई गई थी। क्योंकि यह सार्वजनिक जमीन थी, इसलिए अंतिम मंजूरी गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग से मिलना जरूरी था। जून 2014 में राज्य सरकार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सरकार का तर्क साफ था, किसी भी सार्वजनिक जमीन को बिना खुली बोली प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिली, आवंटन रुक गया, लेकिन नगर निगम और बाद में अदालत में रखे गए रिकॉर्ड्स के मुताबिक जमीन की घेराबंदी बनी रही और प्लॉट यूसुफ पठान के कब्जे में रहा। यानी जिस जमीन का आवंटन कभी अंतिम रूप से हुआ ही नहीं, उस पर कब्जे को लेकर सवाल खड़े होने लगे। दिलचस्प बात यह है कि 2014 से लेकर लगभग 10 साल तक ये मामला बड़े स्तर पर चर्चा में नहीं रहा, लेकिन जून 2024 में जैसे ही यूसुफ पठान बहरामपुर से सांसद बने, मामला फिर सामने आ गया। वडोदरा नगर निगम ने उन्हें अतिक्रमण का नोटिस भेजा। आरोप लगाया गया कि वो नगर निगम की जमीन पर बिना वैध अधिकार के कब्जा किए हुए हैं। यूसुफ पठान ने इस कार्रवाई को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी और जमीन पर अपने दावे को मान्यता देने की मांग की, लेकिन अगस्त 2025 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने माना कि शहरी विकास विभाग के पास प्रस्ताव खारिज करने का अधिकार था और उसने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर फैसला लिया था। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया।
15 जून 2026 को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि जब 2014 में प्रस्ताव खारिज हो चुका था तो फिर यूसुफ पठान इतने वर्षों तक जमीन पर कैसे बने रहे। अदालत ने यह भी पूछा कि बिना कोई भुगतान किए सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कैसे जारी रहा। कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर अवैध कब्जा साबित होता है तो हर्जाने की गणना मौजूदा बाजार दर के आधार पर की जा सकती है। और यहीं पर एक और बड़ा तथ्य सामने आया। वडोदरा नगर निगम ने जमीन का नया मूल्यांकन किया। जिस जमीन को 2012 में लगभग 57,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से देने का प्रस्ताव था, उसकी कीमत अब बढ़कर 2,10,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर आंकी गई। यानी पूरे प्लॉट का मूल्य लगभग 20 करोड़ 50 लाख रुपए है। नगर निगम की स्थायी समिति इस मूल्यांकन को मंजूरी दे चुकी है और अंतिम मंजूरी के बाद जमीन को सार्वजनिक नीलामी में रखा जा सकता है। हालांकि यूसुफ पठान को भी एक मौका मिला है। हाईकोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया है ताकि वह 1999 की उस सरकारी नीति के तहत राहत मांग सकें जिसमें अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को कुछ शर्तों के साथ जमीन आवंटित करने का प्रावधान है। लेकिन यहां भी एक पेच है। नगर निगम का कहना है कि यह नीति राज्य सरकार के जमीनों पर लागू हो सकती है, नगर निगम की जमीन पर नहीं। यानी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जारी है। दूसरी तरफ सियासत की चौसर पर मोहरे तेजी से बदल रहे हैं। बंगाल में तृणमूल की हार के बाद तृणमूल विधायकों और सांसदों का एक धड़ा पार्टी से बगावत कर चुका है। यूसुफ पठान इसी बागी धड़े में शामिल है। वो फिलहाल नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया का हिस्सा है। इस पार्टी ने अब तक त्रिपुरा की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन फिलहाल ये 19 सांसदों के साथ लोकसभा की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है और बाहर से मौजूदा एनडीए सरकार को समर्थन दे रही है। अब सियासत के इन बदले समीकरणों का जमीन पर क्या असर दिखाई देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको यूसुफ पठान का ये राजनीतिक करियर संयोग लग रहा है या प्रयोग, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी खुशबू ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।